व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे भाई, जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो ना करे। अभी वो जो 5 पॉइंट था वो ही अपन लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट, डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्या था कि अ सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ, इसको अपन बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा कि यहां पे जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल मतलब जीरो से ज्यादा हो सकता है और जीरो से कम भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था भाई, डेल्टा वी मिक्स, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब सेम यहां पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया था कि यहां पे जो P1 रहेगा इस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1, और P2 जो रहेगा इस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2, और आपका जो P1 होगा इस नॉट इक्वल, PT जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखो ये चीजें हैं। और लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है वो इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल रहेगा, याद रखो। जो इंटरैक्शन बिटवीन ए प्लस बी का जो इंटरैक्शन है इस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के इंटरैक्शन के साथ में होगा। ये इंटरैक्शन की बात कर रहा हूं, किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो याद रखो ये चीजें आपको याद रखना है। मतलब यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो दो टाइप के हो सकते हैं, याद रखो। आपको दिख रहा होगा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखो ये आपको देखना है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव डेविएटेड, और अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव डेविएटेड। मतलब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा P1 यहां पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट x1 है। इसका मतलब यहां पे P1 क्या रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है इन दोनों से, और कभी कभी क्या हो सकता है कि P2 इससे कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएटेड बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो उसको अपन, अगर नीचे कम आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको अपन नेगेटिव डेविएटेड बोलेंगे। तो उसको अपन लिखते हैं अभी, इसको भी कॉपी कर लो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नेगेटिव डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखना रहेगा। तो ये हो गया यहां तक। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैंने बताया कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं। ये आपको समझ के चलना है। तो पहला जो है वो है पॉजिटिव डेविएटेड है, वो लिख देता हूं मैं यहां पे, पॉजिटिव डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन। और एक होगा नेगेटिव डेविएटेड होगा, नेगेटिव डेविएटेड। ओके, अब इसको अपन क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले अपन ऐसा लाइन बॉर्डर मान लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला पॉजिटिव डेविएटेड किसको बोलेंगे, याद रखो। पॉजिटिव डेविएटेड में क्या होगा कि जो इंटरैक्शन है, याद रखो, पॉजिटिव डेविएटेड में जो इंटरैक्शन है,
तो यहां पे वो लिख लेता हूं सबसे पहला, द इंटरमॉलिक्यूलर interaction of AB of solution is less than intermolecular interaction of AA and BP। अगर आइडियल सॉल्यूशन का कंटेंट अगर आपको याद है तो आपको उसमें पता होगा कि वहां पे मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे ए और बी, वहां का इंटरेक्शन ए और बी के साथ में क्या था, इक्वल था। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी का जो इंटरेक्शन वाला जो मॉलिक्यूल है, यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन क्या है, कम है एज कंपेयर टू ए और बी का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये पहला पॉइंट हो गया पॉजिटिव डिबेटेड के अंदर। अब नेगेटिव डिबेटेड में लिख लेते हैं। यहां पे क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है यहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो वो पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर interaction of AB of solution is greater than intermolecular interaction of AABB। तो यहां पे इंटरेक्शन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, और यहां पे सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन था वो कम था एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बीच में से। तो ये याद रखो। अब सेकंड पॉइंट अपन यहां पे लिखते हैं कि देखिए अगर इंटरेक्शन यहां पे सॉल्यूशन का क्या है, देख लीजिए यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपन पॉइंट लिखेंगे कि यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास सोल्यूट था जिसके बीच में इंटरेक्शन क्या था, ए और ए के बीच में था। इसको कंबाइन कर रहा था किसके साथ में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिसके अंदर बी थे। अब यहां पे क्या है कि यहां पे जो इंटरेक्शन है ये दोनों का तो इक्वल दिख रहा है, बट यहां पे जो इंटरेक्शन अभी बनेगा सॉल्वेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर यहां पे इंटरेक्शन कम है तो भाई मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे ज्यादा रहेगा। समझने की कोशिश करो कि इन दोनों की कंपैरिजन में इंटरेक्शन यहां पे कम है। अगर इंटरेक्शन यहां पे कम है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के दूर रहेगा। अगर मॉलिक्यूल दूर रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम यहां पे मतलब क्या रहेगा, V2 ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ये क्या, कौन सा वॉल्यूम था भाई, V1 था, और ये कौन सा वॉल्यूम था, V2 था। और V2 क्या है भाई, ज्यादा है एज कंपेयर टू V1। इसके वजह से क्या होता है कि चेंज इन जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V, वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है भाई, 0 आता है। तो याद रखो ये चीजें। और यहां पे इंटरेक्शन क्या है, यहां पे देख लो इंटरेक्शन यहां पे ज्यादा है। अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, कंडेंस हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। वॉल्यूम अगर देखो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में, इसके केस में क्या हो जाएगा कि जो V2 है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू V1। इसके वजह से यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जो डेल्टा V है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, लेस देन 0 और लेस देन, और यहाँ पे नेगेटिव भी बोल सकते हो, याद रखो। ये मतलब ये क्या है भाई, पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है भाई सवाल किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा,
डेल्टा एच के ऊपर आएगा, एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेल्टा एच क्या रहेगा, यहाँ पे जो चेंज इन हीट होगा जिसको अपन डेल्टा एच बोलते हैं वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन, अगर देखा जाए डेल्टा एच जो रहेगा यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, क्या रहेगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा होने वाला है, एंडोथर्मिक होने वाला है। अब ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। इंटरेक्शन कम होने की वजह से क्या हो गया कि भाई जो हीट है वो ज्यादा इवॉल्व होगा। तो याद रखो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, मतलब पॉजिटिव आता है, एंडोथर्मिक होगा। और इसके केस में चेंज इन हीट जो है, मतलब जो डेल्टा एच है यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक आएगा, एक्सोथर्मिक। कितना पॉइंट हो गया भाई, 3 पॉइंट। तो 4th पॉइंट जो यहां पे है वो आपको पता है कि यहां पे जो P1 आएगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, P1 नॉट x1 से ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा। और यहां पे जो P2 रहेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, P1 नॉट x2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो ये भी समझते हैं कि कैसे हम लोग को बोलना है कि ये थ्योरेटिकल है और ये ऑब्जर्व है, बराबर। ये जो थ्योरेटिकल P1 जो है ये थ्योरेटिकल है, याद रखो इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जो P1 है ये क्या है आपका, थ्योरेटिकल है, और ये आपका क्या है भाई, ऑब्जर्व है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जर्व जो है वो क्या है भाई, कम है, और थ्योरेटिकल क्या है, ज़्यादा है। इसको ये करते हैं। अब ये ज़्यादा क्यों है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन क्या था, सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन था, मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन था वो कम था। इंटरेक्शन कम रहने से क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। मॉलिक्यूल जितना जल्दी इवापोरेट होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बनेगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि P1 ग्रेटर देन क्या होता है, P1 नॉट x1 होता है, और P2 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x2 होता है। और यहीं पे क्या होगा, अगर ये दोनों ज्यादा है तो भाई PT भी जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ पे जो सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो क्या है भाई, ज्यादा है। जब मॉलिक्यूल्स भाई ज्यादा टाइटली बॉन्डेड रहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि भाई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। जब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे तब तक ये इवापोरेट नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे इवापोरेशन जो होगा वो बहुत लेट में होने वाला है। अब इवापोरेशन अगर लेट में होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। वेपर प्रेशर कम बनता है, इसके लिए तो अपन क्या बोलते हैं कि जो P1 रहेगा वो लेस देन क्या होगा, P1 नॉट x1 होगा, और P2 जो रहेगा ये भी लेस देन क्या रहेगा, P2 नॉट x2 होगा, और आपका जो PT होगा वो भी क्या होगा, लेस देन P1 नॉट P1 प्लस P2 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव डिबेटेड है और ये नेगेटिव डिबेटेड है। अब यहाँ पे देखो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है, बट जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये सब मिलने वाले रहेंगे। तो याद रखो अभी पॉजिटिव डिबेटेड का अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई पॉजिटिव डिबेटेड का ग्राफ कैसे बनेगा, वो देख लेते हैं। तो ये हो चुका है। अब पॉजिटिव डिबेटेड का देखो ग्राफ मैं यहीं पर बनाता हूं। देखिए ये ग्राफ था। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, आइडियल सॉल्यूशन का अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, तब अपन समझ में आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कैसे डेविएट हो रहा है, वो देखना रहेगा अपने को। भाई ये आपको पता है कि यहाँ पे ये इस फेस में आपका क्या था, वेपर प्रेशर था, और यहाँ पे क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन था, बराबर। ये इस फॉर्म में था। तो एक काम करो, ये आप लोग लिख लो
अपन फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका P1 और मतलब पॉजिटिव डिबेटेड और नेगेटिव डिबेटेड जब कभी भी आए तो ये आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना रहेगा। अब इसके बाद ये आप लोग क्या करो, सबसे पहले लिख लो, उसके बाद अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके तो ये अभी पॉजिटिव डिबेटेड और नेगेटिव डिबेटेड हम लोग लिख चुके हैं। अब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि भाई पॉजिटिव डिबेटेड का मतलब क्या है, ग्राफ में कैसे दिखता है। तो जब कभी भी पॉजिटिव डिबेटेड और नेगेटिव डिबेटेड का आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडियल सॉल्यूशन का बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के रेफरेंस में आपको समझना है कि ये कैसे डेविएट हो रहा है। अब पॉजिटिव डिबेटेड का सबसे पहले अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया वेपर प्रेशर का एक्सिस है, ओके तो ये मेरा वेपर प्रेशर वाला है ये ग्राफ एक्सिस, और ये मेरा क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन वाला एक्सिस है। मैंने बताया था कि x1 यहां पे 0 था और यहां पे x1 क्या था, 1 था, और यहां पे मैंने बताया था कि x2 1 था और यहां पे x2 क्या था, 0 था। और ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था कि P1 इस फॉर्म में आया था, P1 थोड़ा नीचे था और P2 क्या था, थोड़ा ऊपर था। तो ये मेरा P1 नॉट है और ये मेरा क्या है भाई, P2 नॉट है, और इस दोनों को अपन ने जोड़ दिया था तो क्या मिल गया था अपने को, PT मिल गया था। और ये आपका P1 है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P1, और ये वाला जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो आपका आइडियल सॉल्यूशन वाला था। बट अभी हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव डिविएटेड है, मतलब मैंने बताया था कि P1 इज ग्रेटर देन क्या है, P1 नॉट x1 है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में रहेगा कि थोड़ा डेविएटेड रहेगा, मतलब ऊपर की ओर डेविएटेड रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा ग्राफ, ऐसा डेविएटेड रहेगा। अब P2 भी डेविएटेड रहेगा तो जो कर्व होगा इस फॉर्म में रहेगा, और PT भी ज्यादा है P1 प्लस P2 से, इसके लिए ये भी क्या होगा, थोड़ा डेविएटेड के फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा इस फॉर्म में। तो दिख रहा होगा कि ये देखो, ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, इससे ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव डिबेट हो रहा है, तो इस फॉर्म में ग्राफ आ रहा है। अब ये आपका P1 वाला है और ये आपका P2 है और ये मेरा PT है। अब नेगेटिव डिबेटेड का क्या आने वाला है कि सबसे पहले वही आपको आइडियल का बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आइडियल का बनाना पड़ेगा। ये आपका वेपर प्रेशर वाला कर्व है यहां पे, और ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो ये आपका x1 इक्वल टू क्या है, 0 है, ये x1 इक्वल टू क्या है, 1 है। यहां पे x2 इज इक्वल टू क्या है भाई, 1 है, और यहां पे x2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ग्राफ प्लॉट किए थे, सॉरी ये ग्राफ इस फॉर्म में गया था, ये आपका यहां पे क्या है, P1 नॉट है, ये इस फॉर्म में आया था, ये आपका क्या था, P2 नॉट था। तो ये आपका अभी देखो, और इन दोनों को मैं जोड़ रहा था तो आपको क्या मिल रहा था, PT मिल रहा था। ये PT है, ये आपका P1 वाला ग्राफ है, और ये आपका क्या है भाई, P2 ग्राफ है। नेगेटिव डिविडेड मतलब नीचे की ओर आएगा। अब देखते हैं भाई, समझते हैं इसका नेगेटिव डिविडेड का मतलब क्या होगा। जो ये जो ग्राफ रहेगा अभी जो हम लोग निकालेंगे, ये क्या होगा, इस फॉर्म में डिविडेड रहेगा। ये वाला जो ग्राफ रहेगा ये नेगेटिव नीचे की ओर डिविडेड रहेगा।
और ये वाला जो ग्राफ रहेगा ये भी क्या होगा, इस फॉर्म में डेबिटेड रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो याद रखो ये हो गया पॉजिटिव डेबिटेड और ये हो गया नेगेटिव डेबिटेड। इसके साथ में आपको क्या करना है कि कुछ एग्जांपल्स भी याद रखना है पॉजिटिव डेबिटेड का, क्योंकि ये नीट वगैरह के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि एग्जांपल होता है यहाँ पे CHCl3 प्लस CCl4, मतलब ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे याद रखो टेट्राक्लोरोकार्बन। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको याद रखना है वो ये है कि CHCl3 एंड CH3COCH3। तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है। ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका टेट्राक्लोरोकार्बन, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्या है, एसीटोन है। तो ये इन दोनों का आपको एग्जांपल्स भी एक एक याद रखना है और ये आपको अच्छे से याद रखना रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टर्म्स थे वो क्लियर हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग को बढ़ना है, अब इसके बाद जो हेडिंग होगा वो क्या रहेगा, 2.7 का हेडिंग रहेगा। और 2.7 में जो हेडिंग आता है वो आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोला जाता है। तो अभी देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। ये लिख लेते हैं सबसे पहले, आप लोग इसको कॉपी बना लो, फिर उसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब यहां तक हो चुका है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना रहेगा वो क्या रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इससे पहले अगर आपको याद नहीं है, हाँ आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो जूने टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो चैप्टर था इसका वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट अभी इस साल आपको सिर्फ सॉल्यूशन किया गया है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी भी स्टिल देयर इन योर सिलेबस। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं, ओके, सो द न्यू हेडिंग दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग को पढ़ना है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है भाई, डेफिनेशन की और मतलब डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 1 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर का, क्योंकि आए 1-2 साल में आपको ये दिख जाते हैं। तो वह सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टाइप का ये याद देखा जाए तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला है, ये सॉल्यूशन का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends only on the physical property of a solution which depends only on number of solute particles। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन समझ लो क्या है कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which depends only on number of solute particles present in solution। याद रखो यहां पे ये आपको सबसे बेसिक चीज जो याद रखना है यहां पे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर क्या डिपेंड होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, सोल्यूट पार्टिकल का नेचर कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखो बराबर। चाहे ये वोलेटाइल हो, चाहे नॉन वोलेटाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो,
इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो बस आपको इसमें क्या याद रखना है, याद रखो कि यहीं पर लिख देता हूं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये चीजें याद रखना है यहां पे, दो चीजें, कि ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर, और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो क्या आता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखो, ये चीजें आपको याद रखना है, तो ये समझ के लेना है आपको इसको। अब क्या होता है कि हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ना है, याद रखो। देयर आर, अगर देखा जाए 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो क्या करना है आपको पढ़ना रहेगा। अब सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर में कम होना, इसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चा यहां पे, दूसरा है कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बस फ्रीजिंग पॉइंट में कम होना, उसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंड द फोर्थ वन दैट इज, जो आपको पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। और ये 4 के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी किसके ऊपर डिपेंड होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे।